Hello everyone, welcome to my YouTube channel R Square पाठशाला. My name is रवि सैनी. आज हम सिक्स क्लास की जो NCERT बुक है और पास्ट वन हिस्ट्री की ये बुक है उसकी लेक्चर सीरीज़ हम कर रहे हैं. आज हम सेवन्थ चैप्टर जिसका टाइटल है अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर, इसके बारे में पढ़ेंगे. हम अशोका के बारे में पढ़ेंगे, मौर्यन एम्पायर के बारे में हम पढ़ेंगे. बट ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम लास्ट चैप्टर जो कि चैप्टर 6 था जिसका टाइटल न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़ हैं, उसके बारे में थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लेते हैं. हमने उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था. तो बेसिकली लास्ट चैप्टर में हमने बुद्धा के बारे में पढ़ा था, बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ा था, 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फ़िलासफ़ी के बारे में पढ़ा था. हमने बुद्धिज़्म की टीचिंग्स के बारे में पढ़ा था, बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में, उपनिषद्स के बारे में हमने पढ़ा था. फिर हमने जो है जैनिज़्म के बारे में पढ़ा था, जैना की टीचिंग्स के बारे में हमने पढ़ा था, संघा के बारे में हमने जाना था, मोनेस्ट्रीज़ के बारे में हमने जाना था, और एक सिस्टम ऑफ आश्रमा जिसमें 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ होती हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्था, वनप्रस्था एंड सन्यासीन. ये 4 आश्रम्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था. तो आज हम जो है अपना सेवन्थ चैप्टर शुरू करते हैं. तो ए वेरी बिग किंगडम एन एम्पायर. यहाँ पे बेसिकली अभी तक हमने जो जाना है किंगडम्स के बारे में जाना है ना. पहले हमने जना के बारे में पढ़ा था, देन हमने जनपदास के बारे में पढ़ा था, फिर हमने महाजनपदास के बारे में पढ़ा विच इज़ एज गुड एज किंगडम. नाउ बिग जो किंगडम होते हैं उसको एम्पायर बोलते हैं, वो हम पढ़ेंगे. इसमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, देखेंगे कि एम्पायर और किंगडम में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है. आपने हमारे करेंसी नोट्स या फिर कॉइन्स के ऊपर लायन की एक इमेज देखी होगी. उसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है. अशोका के साथ अशोका ने जो सारनाथ पे जो पिलर बनाया था उस पे ये लायन की जो फ़ोटो है उसको कार्व करवाया था. वहीं से हमने करेंसी पे वो फ़ोटो उठाई है. ओके. तो अशोका जो है हिस्ट्री का एक ग्रेटेस्ट रूलर है ना. अशोका की इंस्ट्रक्शंस पे काफ़ी सारे पिलर्स पे इसकी इंस्क्रिप्शंस को इंस्क्राइब किया गया. पिलर्स पे या फिर रॉक सरफेसेस पे उसकी इंस्क्रिप्शन को इंस्क्राइब किया गया. तो इन इंस्क्रिप्शंस के बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि किंगडम और एम्पायर में कैसे दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं. वाई अशोका's किंगडम वॉज कॉल्ड एन एम्पायर, वो क्यों कहा जाता है ना, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. तो जो एम्पायर अशोका ने रूल किया था वो उसके ग्रैंडफादर जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको फाउंड किया था. ठीक है, अराउंड 2300 ईयर्स अगो. ठीक है. चंद्रगुप्ता के कोर्ट में एक नोबल मैन थे, चाणक्य, इनको कौटिल्य भी कहते हैं. चाणक्याज़ के जो आइडियाज़ हैं वो एक बुक है अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य ने लिखी थी, अर्थशास्त्र. उसमें उसके आइडियाज़ के बारे में हमें जानने को मिलता है और वो बुक पढ़ के हमें पता चलेगा कि हाउ ग्रेट चाणक्य वॉज. ओके. तो उसके जो एम्पायर था उसके एम्पायर में काफ़ी सारी सिटीज़ थी, जैसे पाटलिपुत्र, टक्सिला, उज्जैन, है ना. जो पाटलिपुत्र थी वो मौर्यन एम्पायर की कैपिटल थी एज वी कैन सी इन द मैप. And Ujjain and Taxila was provincial capital and important cities of the empire. So this is the Mauryan Empire. You can see all this area is Mauryan Empire. So earlier kingdom was not as large as the empire. Okay. Taxila, as you can see in the map here, it was a gateway to the northwest including Central Asia. So it was a gateway to the northwest and the Central Asia, which is around here. Okay. In the Ujjain, which is here, Ujjain lies on the route from north to south India. This is north, this is south. So this is north to south route and this Ujjain lies on this north south route. Okay. Merchants, officials and craft persons probably
lived in the cities। जो ये cities है टक्सिला, उज्जैन, यहाँ पे जो है मर्चेंट्स रहते थे, ऑफिशियल्स रहते थे या फिर क्राफ्ट पर्सन रहते थे। इसके अलावा वहाँ पे जो है फार्मर्स और हर्डर्स के भी विलेजेस थे। ठीक है। सेंट्रल इंडिया में ये वाले एरिया में यहाँ पे फॉरेस्ट होते थे, है ना। देयर वर फॉरेस्ट जहाँ पे लोग जो है हंटिंग गैदरिंग करके अपना फूड कलेक्ट करते थे। ठीक है। इन सम एरिया सच एज सेंट्रल इंडिया देयर वर फॉरेस्ट वेयर पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड हंटेड एनिमल्स फॉर फूड। तो ये वाले एरिया में जो फॉरेस्ट थे, जंगल थे, जहाँ पे यहाँ पे जो लोग रहते थे वो हंटिंग एंड गैदरिंग करके अपना फूड कलेक्ट करते थे फॉरेस्ट से। ठीक है। अब जो लोग हैं, जैसे इतना बड़ा एम्पायर हमने देखा है, इतने अलग अलग हिस्सों में लोग जो है अलग अलग भाषा जो है बोलते थे, अलग अलग लैंग्वेजेस वो बोलते थे अलग अलग हिस्सों में। और इतना बड़ा एरिया उनका, ऐसे भी फूड हैबिट्स भी सेम नहीं रही होंगी, तो इसलिए वो जो है अलग अलग फूड खाते थे, अलग अलग भाषा बोलते थे और अलग अलग तरह के वो कपड़े पहनते थे। ठीक है। अब डायनेस्टी क्या होता है? डायनेस्टी क्या होता है कि जब एक ही फैमिली के मेंबर्स जो है रूलर्स बने, वो डायनेस्टी कहलाती है ना। जैसे मौर्याज़ एक डायनेस्टी थी जिसको जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको बनाया था। फिर उसके सन जो बिंदुसारा था वो रूलर बना, फिर बिंदुसारा का सन जो अशोका था वो रूलर बना। मतलब एक ही फैमिली के लोग जनरेशन टू जनरेशन रूल करते हुए आ रहे हैं, दैट इज़ डायनेस्टी। ओके। अब एम्पायर किंगडम से डिफरेंट कैसे थे, है ना। अब जो जैसे हमने देखा कि एम्पायर, ये इतना बड़ा एम्पायर होता है ना। तो ऑब्वियसली एम्पायर को चलाने के लिए जो एम्परर्स होते थे उनको ज़्यादा रिसोर्स चाहिए होते थे क्योंकि जो एम्पायर है वो किंगडम से बड़ा होता है, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको आर्मी भी बड़ी ही चाहिए। क्योंकि इतना बड़ा लैंड फ्रंटियर्स आपका हो गया, तो किंगडम से बहुत ज़्यादा बड़ा है एम्पायर, और आप एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको उस हिसाब से इतनी बड़ी ही आपको आर्मी चाहिए। अगर आपको आर्मी ज़्यादा चाहिए तो आपको जो है रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए, है ना। क्योंकि आपकी आर्मी बड़ी है, आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए ताकि आप उस आर्मी को मेंटेन कर पाओ। और जो रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए आपको ऑफिशियल्स भी लार्ज नंबर में चाहिए ताकि वो टैक्सेस जो है वो कलेक्ट कर सकें। ठीक है। डिफरेंट कैसे हैं? किंगडम छोटा होता है, एम्पायर बड़ा होता है। किंगडम की आर्मी छोटी होती है, एम्पायर की आर्मी जो है वो बहुत बड़ी होती है। ऑफिशियल्स भी ज़्यादा होते हैं एम्पायर में, क्योंकि रिसोर्सेज कलेक्ट करने के लिए ज़्यादा ऑफिशियल्स चाहिए, इसीलिए जो है ऑफिशियल्स ज़्यादा चाहिए होते हैं एम्पायर्स में। ओके। अब रूलिंग द एम्पायर, भाई इतना बड़ा एरिया है, इतना इतना बड़ा लैंड एरिया था, उसको कैसे रूल किया जाता था उसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे हमें पता है कि भाई एम्पायर जो है वो किंगडम से बहुत बड़ा होता है। अब एम्पायर के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग तरीक़ों से रूल किए जाते थे। जनरली होता क्या था कि पूरे एक एम्पायर का एक एम्परर होता था, और जैसे उसको पूरे एम्पायर को प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया जाता था, और हर एक प्रोविंस के लिए एक जो है गवर्नर अपॉइंट कर दिया जाता था। वो गवर्नर जो होता था वो जनरली रॉयल प्रिंस ही होता था, है ना। जैसे उज्जैन और टक्सिला जो हमने पढ़ा है वो प्रोविंशियल कैपिटल ही हैं, प्रोविंसेस हुआ करते थे। प्रोविंसेस की कैपिटल एक उज्जैन थी और एक टक्सिला थी, और मेन पूरे एम्पायर की कैपिटल होती थी पाटलिपुत्र। ठीक है। तो ये सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था कि भाई पूरे एम्पायर को प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया जाता था। प्रोविंसेस का जो गवर्नर होता था वो रॉयल प्रिंस होता था। ठीक है। और लोकली उस प्रोविंसेस के जो कस्टम्स होते थे उसके हिसाब से उनको रूल किया जाता था। ठीक है। वही अब इसमें हम पढ़ेंगे। तो जो एरिया अराउंड पाटलिपुत्र था जो हमने देखा, वो डायरेक्ट कंट्रोल में होता था एम्परर के, क्योंकि वो पूरे एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी। ठीक है। अब वहाँ पे जो ऑफिशियल्स होते थे उनको अपॉइंट किया जाता था ताकि वो फार्मर से वो टैक्स कलेक्ट कर सके, फार्मर से, हर्डर से, क्राफ्ट पर्सन से, ट्रेडर से, या फिर ऐसे लोग जो विलेजेस या फिर टाउन्स में रहते थे। बेसिकली ऑफिशियल्स अपॉइंट कर दिए जाते थे ताकि वो टैक्सेस को कलेक्ट कर सके फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल,
है ना। उसमें सब आ गए, फार्मर्स आ गए, हर्डर्स आ गए, क्राफ्ट पर्सन, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, सब आ गए उसमें। ठीक है। अब ऑफिशियल्स होते थे वो जो है लोगों को पनिश भी करते थे अगर वो रूलर के ऑर्डर को नहीं मानते थे। ओबे करना होता था, जो लोग ओबे नहीं करते थे उनको पनिश करने के लिए भी ऑफिशियल्स हुआ करते थे। अब ये ऑफिशियल्स को जो है एक मैक्सिमम लोगों को इनको सैलरी दी जाती थी। ठीक है। और इसके अलावा मैसेंजर्स हुआ करते थे जो कि मैसेंजर्स हुआ करते थे जो कि मैसेजेस को लेके आते थे और लेके जाते थे। मैसेज लाना और मैसेज पहुंचाना, जो आजकल हम स्पीड पोस्ट ये पोस्ट से करते हैं, वो उस टाइम में मैसेंजर हुआ करते थे। इसके अलावा स्पाइस हुआ करते थे जो कि ऑफिशियल्स पे कड़ी नज़र रखते थे, और ये सारे सिस्टम पे जो है एम्परर इनको सुपरवाइज करता था विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर्स। अब ऑफिशियल्स हो गए टैक्स कलेक्ट करने के लिए, पनिशमेंट देने के लिए, उसके अलावा मैसेंजर्स हो गए, स्पाइस हो गए, ये सब पे नज़र रखने के लिए। इसके अलावा एम्परर अपनी फैमिली, रॉयल फैमिली के मेंबर्स के साथ और उसके जो सीनियर मिनिस्टर्स के साथ मिलके इन सब को, इस पूरे सिस्टम को सुपरवाइज करता था। ये उसका सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया मौर्यास का। जैसे हमने देखा कि भाई पूरे एम्पायर को प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया जाता था, तो कि उनको अदर एरिया से प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया जाता था, और जो हर एक प्रोविंस था वो प्रोविंशियल कैपिटल होती थी। जैसे तक्षशिला हमने देखी, उज्जैन हमने देखी, ये सारी दोनों जो है प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं। अब क्या है कि ये प्रोविंसेस में जो पाटलिपुत्र जो कि एम्पायर की कैपिटल थी, वहाँ से कंट्रोल तो रहता था, बट जो रॉयल प्रिंसेस होते थे उनको जनरली गवर्नर भेज दिया जाता था, उनके थ्रू, गवर्नर्स के थ्रू उनको कंट्रोल किया जाता था। बट जो लोकल कस्टम्स होते थे या फिर रूल्स होते थे वो वहाँ पे फॉलो किए जाते थे। ऐसा नहीं है कि जो पूरे एम्पायर, मतलब जो एम्पायर की जो कैपिटल होती थी उसके वहाँ पे जो रूल फॉलो हो रहा है या फिर जो कस्टम फॉलो हो रहा है वहीं पे वही प्रोविंसेस में भी फॉलो होगा। प्रोविंसेस वाले एरिया में जो लोकल कस्टम्स होते थे वही फॉलो किए जाते थे। ठीक है। बट कंट्रोल रहता था एम्पायर का, एम्परर का, थ्रू गवर्नर्स। ठीक है। अब इसके अलावा इन दोनों जैसे कैपिटल जो कि इन दोनों के बीच में भी बहुत बड़ा एरिया होता था, है ना। अब जो वो एरिया रहता था उसको मौर्यास जो है वो कंट्रोल करते थे। जैसे वहाँ पे जो रोड्स हैं या फिर रिवर्स हैं या फिर जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस हैं वो सबको कंट्रोल करते थे, और वहाँ से जो लोग भी ट्रैवल करते थे या फिर जो लोग भी जाते थे गुजरते थे वहाँ से, उनसे टैक्सेस कलेक्ट करते थे, है ना, एज ए टैक्स और ए ट्रिब्यूट, है ना। ट्रिब्यूट क्या होता है? ट्रिब्यूट वो होता है जो आप विलिंगली किसी को देते हो। जैसे टैक्सेस होते हैं, टैक्सेस तो आप रेगुलरली कलेक्ट करते हो, है ना। ट्रिब्यूट जो है वो ट्रिब्यूट जो है वो कलेक्ट किया जाता था जब लोगों की कैपेसिटी हो देने की, मतलब वो विलिंगली जब वो दे पाएँ तब उसको ट्रिब्यूट कहते थे, मोर और लेस विलिंगली। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ भी गिफ्ट देने में कैपेबल नहीं हो और आप मुझे फोर्सफुली मुझे बोल रहे हो कि आप मुझे गिफ्ट दो, ऐसा नहीं होता था। ट्रिब्यूट है कि मेरी कैपेसिटी है आपको कुछ गिफ्ट देने की, मैं अपनी विलिंग से आपको मैं वो गिफ्ट दे रहा हूँ, दैट इज़ ट्रिब्यूट। ठीक है। तो ऐसा ही होता था कि जो एरियाज़ होते थे वहाँ पे का जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हुआ करता था, जैसे रोड्स और रिवर्स, वो सब जो है मौर्यास कंट्रोल करते थे, और आने जाने वाले लोगों से वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे एज ए टैक्स और ट्रिब्यूट। ठीक है। जैसे अर्थशास्त्र से हमें ये पता चलता है कि जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया है वो ब्लैंकेट्स के लिए इम्पोर्टेंट था, और जो साउथ इंडिया वाला जो एरिया है वो गोल्ड या फिर अदर प्रीशियस स्टोन्स के लिए इम्पोर्टेंट था। तो ऑब्वियसली जो लोग साउथ इंडिया वाले एरिया से ट्रैवल करते थे वहाँ से वो गोल्ड और प्रीशियस स्टोन्स कलेक्ट करते थे, और नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया से जो लोग ट्रैवल करते थे वहाँ से वो ब्लैंकेट्स वो कलेक्ट करते थे। ठीक है। जैसे हमने देखा कि टैक्सेस के साथ साथ रिसोर्सेज जो है एज ए ट्रिब्यूट भी कलेक्ट किए जाते थे। ठीक है। इसके अलावा जो लोग फॉरेस्ट एरिया में जो लोग रहते थे वो मोर और लेस इंडिपेंडेंट हुआ करते थे, है ना, और इंडिपेंडेंट हुआ करते थे, बट
उनसे ये एक्सपेक्टेड था कि वो लोग जो है एम्परर को एलिफेंट्स देंगे, टिम्बर्स देंगे, हनी और वैक्स प्रोवाइड कराएंगे मौर्यन ऑफिशियल्स को। जो फॉरेस्टेड रीजन में जो लोग रहते थे वो मोर और लेस इंडिपेंडेंट थे, बट इट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम दैट दे विल प्रोवाइड एलिफेंट, टिम्बर, हनी एंड वैक्स टू द मौर्यन ऑफिशियल्स। ठीक है। अब जो है एक चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में एक ग्रीक एम्बेसडर आए थे, मेगास्थनीज। उस मेगास्थनीज के अकाउंट से हम जानेंगे कि एम्परर और कैपिटल सिटी के बारे में उसने क्या लिखा या फिर वो कैसे थे। जो मेगास्थनीज ने लिखा उससे हम जानेंगे। तो मेगास्थनीज जैसे हमने देखा कि एक ग्रीक एम्बेसडर था, जिसको सेल्यूकस निकेटर, जो कि एक वेस्ट एशिया का रूलर था, उसने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में। तो उसने अपने अकाउंट में लिखा है कि जो स्पेशल ओकेजन्स होते थे, स्पेशल ओकेजन्स पे ही जो एम्परर है वो पब्लिक के सामने आते थे, है ना। और उन ओकेजन्स को जो है रॉयल सेरेमनीज से सेलिब्रेट किया जाता था, है ना। उसको एक गोल्डन प्लैंक्विन में लेके जाया जाता था, है ना, पालकी में लेके जाया जाता था। उसके जो गार्ड्स होते थे वो एलिफेंट्स को राइड्स करते थे, जो कि गोल्ड और सिल्वर से डेकोरेटेड होते थे, है ना। कुछ गार्ड जो है ट्रीज़ को साथ में कैरी करते थे, जिस पे मोस्टली बर्ड्स, लाइव बर्ड्स होते थे, जैसे ट्रेन्ड पैरट्स, है ना। वो जो है एम्परर के हेड के अराउंड सर्कल करते थे। ठीक है। बेसिकली लेविश, बेसिकली रॉयल सेरेमनी जैसे होती है, वैसे ही स्पेशल ओकेजन्स पे ही एम्परर जो है वो पब्लिक के सामने आते थे, है ना। जो किंग्स होते थे, दोज किंग्स आर नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म्ड वुमेन। आर्म्ड वुमेन ही किंग को जनरली उसके आसपास चारों तरफ रहती थी। किंग को ये खतरा होता था कि कोई भी आके उसको मार सकता है, उसको मारने की कोशिश कर सकता है, इसीलिए वो आर्म्ड वुमेन द्वारा सराउंडेड होते थे, है ना। किंग के स्पेशल सर्वेंट्स होते थे, जो कि उसके टेस्ट के हिसाब से उसके लिए खाना बनाते थे, है ना। जैसे इसमें लिखा है कि भाई वो एक ही बेडरूम में 2 से ज़्यादा दिन तक नहीं रहते थे, बिकॉज किंग है, इतने बड़े एम्पायर का किंग है, ऑब्वियसली उसको खतरा रहता था कि कोई उसको मार ना दे, इसलिए वो जब पब्लिक के सामने भी आता था तो आर्म्ड वुमेन्स उसको सराउंड करके रखती थी, उसके बीच में वो चलता था, है ना। जैसे उसका जो खाना बनाने के लिए जो सर्वेंट्स थे वो स्पेशल सर्वेंट्स होते थे, जो उसके टेस्ट के हिसाब से खाना बनाते थे। वो एक ही बेडरूम में 2 दिन से ज़्यादा नहीं सोता था, मतलब बेडरूम चेंज करता रहता था। तो ये सब चीज़ें हैं एम्परर के बारे में जो मेगास्थनीज ने अपनी बुक में लिखा है। ये तो एम्परर के बारे में लिखा है। अब जो उसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्रा, जिसको हम आज पटना के नाम से जानते हैं, उसके बारे में उसने लिखा कि भाई जो पटना है वो एक बहुत बड़ी और सुंदर सिटी थी, विच इज़ सराउंडेड बाय ए मैसिव वॉल। सिटीज़ के चारों तरफ एक मैसिव वॉल थी, जिसमें 570 टावर्स थे और 64 गेट्स थे। यहाँ पे जनरली 2 या 3 स्टोरी के घर देखने को मिलते हैं, जो कि वुड या फिर मड ब्रिक से बने होते थे। जो किंग्स का जो पैलेस था वो वुड से वुड या फिर स्टोन से बना होता था। वुड स्टोन कार्विंग्स होती थी उस पर, है ना। एंड सराउंडेड विद गार्डन्स एंड एनक्लोजर्स फॉर कीपिंग बर्ड्स। तो बेसिकली मेगास्थनीज के अकाउंट से हमें एम्परर और एम्परर की कैपिटल सिटी, बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य का जो एम्परर थे, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा और उसके पुत्र अशोका, उनके बारे में हमें जानने को मिलता है। कैसा उनका लाइफस्टाइल था, किस किस ओकेजन पे वो पब्लिक के सामने आते थे, कैसे वो अपनी अपनी लाइफ जीते थे, और कैसे उनकी कैपिटल सिटीज़ के बारे में उन्होंने बताया है कि भाई बहुत बड़ी सुंदर होती थी, 64 गेट होते थे, 570 टावर्स होते थे, एक मैसिव वॉल्स द्वारा सराउंडेड थी, है ना। वुड और स्टोन की जो है बनी होते थे जनरली इनके पैलेसेस। अब मौर्यन एम्पायर में हमने जो अशोका हैं, अशोका के बारे में पढ़ेंगे। अशोका के बारे में हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि अशोका एक यूनिक रूलर थे। यूनिक रूलर कैसे थे वो अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। जब कलिंगा वॉर के बारे में हम डिस्कस करेंगे तब हम जानेंगे कि भाई अशोका क्यों अलग थे।
तो मौर्य का जो मोस्ट फेमस रूलर था वो था अशोका। वो फर्स्ट रूलर था जिसने अपने मैसेज को लोगों तक अपनी इंस्क्रिप्शंस के थ्रू पहुंचाने की कोशिश की। जनरली वो क्या करता था, जो ऑर्डर या फिर जो रूल उसके उसके टाइम में होते थे, वो ऑर्डर्स को क्या करता था, पिलर्स पे या फिर रॉक सरफेस पे इंस्क्राइब करवा देता था, ताकि आने जाने वाले लोग उसको पढ़ सके और उनके ऑर्डर्स को फॉलो कर सके। या फिर ऐसे लोग जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, तो उसके लिए उसके ऑफिशियल्स होते थे जो उन इंस्क्रिप्शंस को लोगों के लिए पढ़ते थे। ठीक है, तो ये फर्स्ट रूलर था जिसने अपने मैसेज को लोगों तक इंस्क्रिप्शन के थ्रू पहुंचाया। ठीक है, जो मोस्ट ऑफ अशोका की जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो प्राकृत मतलब ऑर्डिनरी लोगों की जो लैंग्वेज होती है उसमें लिखी हुई हैं, और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में वो लिखी हुई हैं। अब ऐसे कौन कौन से जगह हैं जहाँ पे हमें अशोका के इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं? अगर इस मैप में हम देखें तो जो रेड डॉट है, ये सारे रेड डॉट वाली ऐसी जगह है जहाँ पे हमें अशोकन इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं। आप इससे एस्टिमेट लगा लीजिए कि उसने अपने एम्पायर के हर एक कोने में जो है इंस्क्रिप्शन को इंस्क्राइब किया हुआ था, ताकि लोग उसके ऑर्डर को पढ़ें और फॉलो कर सकें। ठीक है, उसके जो इंस्क्रिप्शन होते थे वो प्राकृत लैंग्वेज में होते थे और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में होते थे। ठीक है, अब ये एक अशोका की लाइफ में एक ऐसा इवेंट होता है, वॉर इन कलिंगा। एक ऐसा इवेंट है जिससे अशोका की लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। कलिंगा जैसे हमने मैप में देखा कोस्टल ओडिशा वाला जो रीजन है वो कलिंगा वाला एरिया है। कोस्टल ओडिशा का एंशियंट नेम कलिंगा था। अशोका ने एक लड़ाई लड़ी कलिंगा को कंकर करने की, कलिंगा को जीतने की, कलिंगा को हराने की एक लड़ाई लड़ी। इस फाइट से जो अशोका है वो बहुत हॉरिफाइड था जब उसने वायलेंस देखा और लोगों का खून खराबा उसने देखा। तब उसने डिसाइड किया कि वो आगे कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा या फिर वॉर नहीं लड़ेगा। बेसिकली कलिंगा वॉर से अशोका बहुत दुखी हुआ। जब उसने वायलेंस और ब्लड शेड देखा तब उसने डिसाइड किया कि वो आगे जो है कोई भी वॉर नहीं लड़ेगा। अशोका यूनिक इसीलिए है, वो वर्ल्ड हिस्ट्री में इकलौता किंग है जिसने लड़ाई जीतने के बाद लड़ाई करना छोड़ा, है ना। हु गेव अप कॉन्केस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर जीतने के बाद उसने वॉर ना करना चाहा, मतलब ना करने की उसने कसम खाई। ठीक है, अब एक अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि कलिंगा वॉर के बारे में बताती है हमें। तो ये इंस्क्रिप्शन पढ़ के हमें पता चलेगा कि अशोका के को कैसा लगा कलिंगा वॉर में जब उसने वायलेंस और ब्लड शेड देखा। तो वो बताते हैं, अशोका खुद बताते हैं कि 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग, मतलब मेरे किंग बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंगा को कंकर किया। उसमें 1.5 लाख लोग जो है वो कैप्चर हो गए थे और 1 लाख से ज़्यादा लोग जो है मर गए थे। ये अशोका अपने मुंह से ये बता रहे हैं या फिर अपने खुद से वो इंस्क्राइब करवा रहे हैं। तो इससे 1.5 लाख लोग कैप्चर हो गए, 1 लाख से लोग ज़्यादा मर गए। इससे अशोका जो है बहुत उदास हो गया। क्यों? क्योंकि जब भी कोई इंडिपेंडेंट लैंड को कंकर किया जाता है तो लाखों लोग मरते हैं, लाखों लोग कैप्चर हो जाते हैं, है ना। ब्राह्मण्स और मॉन्क्स भी मरते हैं इसमें। जो लोग अपने रिलेटिव्स को खो देते हैं, अपने दोस्तों को खो देते हैं, अपने मित्रों को खो देते हैं, अपने स्लेव्स को, सर्वेंट्स को, सबको खो देते हैं, है ना। तो इसीलिए उसको लगा कि भाई जब इतना कुछ हो रहा है, एक वॉर से सब अपने प्रिय मित्रों को, पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को, सर्वेंट्स को, स्लेव्स को जो खो देते हैं, ब्राह्मण्स और मॉन्क्स मरते हैं, लाखों लोग मरते हैं, लाखों को कैप्चर कर लिया जाता है, इसलिए वो उदास था।
और उसने डिसाइड किया कि अब वो आगे से जो है वो धम्मा ऑब्जर्व करेगा। धम्मा बेसिकली जो संस्कृत का वर्ड है, धम्मा एक प्राकृत वर्ड है जिसका संस्कृत में मतलब होता है धर्म, है ना। तो आगे से उसने डिसाइड किया कि वो धम्मा ऑब्जर्व करेगा और यही वो आगे सबको समझाएगा, ठीक है। तो अशोका के हिसाब से क्या था कि अशोका का मानना ये था कि भाई आप जो है धम्मा के थ्रू लोगों को जीतना मच बेटर है, ना कि उसको फोर्सफुली आप उसको जीतना। मतलब आप वॉर करके आप अगर लोगों को जीतो, उससे लाख गुना बेटर है कि आप धम्मा को ऑब्जर्व करके लोगों को जीतो। आप प्यार से लोगों को जीतो, ना कि फोर्स से, ठीक है। अशोका बोलता कि मैं ये मैसेज इसीलिए इंस्क्राइब करवा रहा हूँ ताकि फ्यूचर में मेरा पुत्र या मेरा ग्रैंडसन ये मैसेज को देखे, इस मैसेज को पढ़े और वॉर की तरफ ना जाए और वॉर के बारे में ना सोचे, और बदले में वो जो है वो सोचे कि कैसे ये मैसेज जो है दूर दूर तक वो फैला सके, धम्मा के मैसेज को दूर दूर तक फैला सके, ठीक है। तो धम्मा एक प्राकृत वर्ड है जिसका संस्कृत में मतलब होता है धर्म, ठीक है। अब अशोका का ने बोला कि वो धम्मा ऑब्जर्व करेगा, तो अशोका का धम्मा था क्या? व्हाट वाज अशोकाज धम्मा? अब अशोका का धम्मा ऐसा नहीं था कि अशोका के धम्मा में किसी गॉड को वर्शिप करना नहीं था और ना ही परफॉर्मेंसेस सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करना था। तो अशोका के धम्मा में था क्या? अशोका के धम्मा में ये था कि जैसे फादर अपने बच्चों को सिखाता है, ऐसे ही उसकी भी ड्यूटी है कि वो अपने लोगों सब्जेक्ट्स मतलब अपने राज्य के लोगों को इंस्ट्रक्शन दे, उनको इंस्ट्रक्ट करे कि क्या उनको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो जो अशोका हैं वो बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट टीचिंग से भी इंस्पायर्ड थे, है ना। देर वर ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड हिम। उसके एम्पायर में जो लोग थे वो डिफरेंट रिलीजन फॉलो करते थे, है ना, जिसकी वजह से वो आपस में कई बार कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते थे। और दूसरा क्या है कि जो एनिमल सेक्रीफाइसेस होता था, है ना, जो स्लेव्स हैं या फिर सर्वेंट्स हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था। ये सारी प्रॉब्लम्स अशोका ने देखी, है ना। तो उसके अलावा परिवारों में झगड़े थे, है ना, परिवारों में या फिर पड़ोसियों में झगड़े होते थे, है ना, डिफरेंट रिलीजन फॉलो करने की वजह से भी झगड़े होते थे, एनिमल सेक्रीफाइस किया जाता था, स्लेव्स एंड सर्वेंट्स के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था। इसलिए अशोका को लगा कि भाई ये उसकी ड्यूटी है ये सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना। उसके साम्राज्य में ये अगर प्रॉब्लम चल रही हैं तो इट इज़ हिज ड्यूटी टू सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स। तो उसने ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जिनको धम्मा महामत्ता या फिर धम्मा महामत्रा कहा जाता था। उनका काम क्या था कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, लोगों को समझाते थे अशोका के धम्मा के बारे में, ठीक है। तो इसके अलावा अशोका ने अपने मैसेज को जो है रॉक्स पे या फिर पिलर्स पे भी इंस्क्राइब कर दिया था, ताकि और अपने अपने ऑफिशियल्स को इंस्ट्रक्ट किया था कि वो ये मैसेज ऐसे लोगों के लिए पढ़ें जो पढ़ना नहीं जानते हैं, अदरवाइज जो लोग पढ़ना जानते हैं वो तो खुद ही मैसेज को देख के पढ़ लेंगे। तो अशोका ने मैसेंजर्स भी भेजे दूर दूर के एरियाज़ में ताकि वो धम्मा के मैसेज को जो है वो स्प्रेड किया जा सके। तो अशोका जैसे उसने सीरिया में, इजिप्ट में, ग्रीस, श्रीलंका में, इवन अशोका के पुत्र और पुत्री श्रीलंका में गए थे ये मैसेज को स्प्रेड करने के लिए, जो कि हम आगे आने वाली क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अशोका ने जो है रोड बनाए, कुएं खुदवाए, रेस्ट हाउसेस बनवाए। इसके अलावा उसने लोगों की मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मतलब ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स दोनों की मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उसने अरेंजमेंट किए। अब अशोका का मैसेज क्या था, अशोका का धम्मा क्या था या फिर उसका मैसेज क्या था? तो उसका मैसेज बेसिकली ये था कि जो लोग जो है रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, है ना, जब वो बीमार होते हैं तो वो रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, जब उनके बच्चों की शादी होती है तब भी वो रिचुअल परफॉर्म करते हैं, जब उसके बच्चे पैदा होते हैं या फिर वो कुछ दूर दूर जगह जाते हैं किसी काम से, लॉन्ग जर्नी अंडरटेक करते हैं तो रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं। अब ये रिचुअल्स जो हैं वो यूज़फुल नहीं हैं, ऐसा अशोका ने बोला
इसके बदले में अशोका चाहता था कि जो लोग हैं वो ऐसी प्रैक्टिसेस फॉलो करे जो ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, है ना। अब ऐसी प्रैक्टिसेस कैसी हैं, जैसे मतलब कि आप जो है अपनी स्लेव या फिर सर्वेंट्स के साथ अच्छा बर्ताव करो, अपने बड़ों का आप सम्मान करो, आदर करो, है ना। सारी जो जितने भी क्रिएचर्स हैं उनको आप प्यार से उनको ट्रीट करो। आप ब्राह्मण्स को गिफ्ट दो, आप मॉन्क्स को गिफ्ट दो, है ना। आप मतलब आप अपने रिलीजन को प्रेज़ करते हो और दूसरों के रिलीजन को क्रिटिसाइज़ करते हो, दोनों ही गलत है ना। हम सबको जो है एक दूसरे के रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अगर मैं अपने रिलीजन को जो है तारीफ़ कर रहा हूँ और दूसरों के रिलीजन को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने ही रिलीजन को ज़्यादा हार्म पहुँचा रहा हूँ, है ना। तो इसीलिए हमें अपने रिलीजन और दूसरों के रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये सारी प्रैक्टिसेस अगर लोग फॉलो करेंगे तो इससे वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उससे एक हार्मनी सोसाइटी में बनी रहेगी, जिससे कि जो सोसाइटी की प्रॉब्लम थी जो हमने लास्ट पैराग्राफ में पढ़ी थी, आपस में झगड़े होते थे सर्वेंट्स के साथ या फिर स्लेव्स के साथ इल ट्रीट किया जाता था, वो सब दूर किए जा सकते हैं। ये रिलीजन की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे वो सब हम दूर कर सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि भाई हम लोग दूसरों के रिलीजन के जो अच्छे जो इम्पोर्टेंट आइडियाज़ हैं या फिर मेन आइडियाज़ हैं उनको समझें और उनकी रिस्पेक्ट करें। ये सबके लिए एप्लीकेबल है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने कहा था कि अशोकन इंस्ट्रक्शंस स्टिल स्पीक टू अस इन ए लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन स्टिल लर्न मच फ्रॉम देम। इसी कॉन्टेक्स्ट में उसने हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अशोकन इंस्क्रिप्शन अभी भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, हम समझते हैं और उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे उन्होंने बोला कि आप एक दूसरों के रिलीजन को, आप अपने रिलीजन को प्रेज़ मत करो और दूसरे को क्रिटिसाइज़ मत करो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप अपने रिलीजन को ही ज़्यादा हार्म पहुंचा रहे हो। आप एक दूसरे के रिलीजन को इक्वली ट्रीट करो, इक्वल रिस्पेक्ट दो, आप दूसरों के रिलीजन को, मेन आइडियाज़ को समझो और उनकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है। तो इस तरीके से हम सोसाइटी के जो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स को हम ख़त्म कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल इन दिस चैप्टर। एक लास्ट में जो एल्सवेयर में ये दिया हुआ है कि जैसे मौर्यन एम्पायर से कुछ टाइम पहले, जैसे मौर्यन एम्पायर हमने देखा था कि 2300 ईयर्स अगो अराउंड शुरू हुआ था। इससे एक साल पहले चले जाते हैं, मतलब 2400 ईयर्स अगो जो चाइना में जो एम्परर्स थे उन्होंने ग्रेट वॉल बनाना शुरू कर दिया था। ग्रेट वॉल बनाने का उनका पर्पस था कि वो चाइना की जो नॉर्दर्न फ्रंटियर है उसको प्रोटेक्ट कर सके पेस्टोरल पीपल से। पेस्टोरल पीपल जो मतलब जो मोस्टली जंगलों में रहते हैं, है ना। और पेस्टोरल रहते हैं जो कि एनिमल्स को मतलब साथ में लेके चलते हैं, अपने एक जगह से दूसरी जगह वो चलते रहते हैं। तो उनसे बचाने के लिए जो है उन्होंने ग्रेट वॉल बनाई थी। अब इस वॉल में जो है एडिशंस जो किए गए अराउंड 2000 ईयर्स अगो, बनाना शुरू किया 2400 ईयर्स अगो, और वॉल में एडिशंस जो किए गए अराउंड 2000 ईयर्स अगो, क्योंकि जो फ्रंटियर्स होते थे एम्पायर के वो शिफ्ट होते रहे। सो द वॉल इज़ अराउंड 6400 किलोमीटर लॉन्ग एंड इज़ मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक। और इसके साथ साथ एक रोड टॉप में एक रोड भी है ना। इसमें हज़ारों लोगों ने काम किया है वॉल को बनाने के लिए। इसे वॉल के अलोंग वॉच टावर्स हैं 100 से 200 मीटर के इंटरवल पे, ठीक है। तो बेसिकली उसी टाइम जब इंडिया में मौर्यन एम्पायर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मौर्यन एम्पायर चल रहा था, उससे 100 ईयर्स अगो वर्ल्ड वाइड इम्पोर्टेंट इवेंट क्या था, वो ये था कि चाइना में जो एम्पर्स थे उन्होंने ग्रेट वॉल बनाना शुरू किया था उस टाइम पे। तो दोस्तों इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आप प्लीज़ इस वीडियो के जो भी आपके कमेंट्स है वो मुझे दीजिए, ताकि वो कमेंट्स को मैं एज ए वैल्यूएबल फीडबैक लेके आपको इस और आगे से इन वीडियो की क्वालिटीज़ को मैं इम्प्रूव कर पाऊँ। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो as much as you can. Thank you very much.
See you in the next video.